नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने सभी प्रकार की विधियों का अध्ययन किया, जैसे कि व्याकरण से रिलेटेड, गद्य से रिलेटेड, पद्य से रिलेटेड और इसी तरह से हमने नाटक से रिलेटेड इत्यादि विधियों का हमने अध्ययन किया है विस्तार पूर्वक। इनकी परिभाषाएं वगैरह भी हमने पढ़ी हैं और इसके पश्चात अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी आपके सामने मैं रख रही हूँ। कुछ प्रश्न रख रही हूँ जिनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हीं में से ही प्रश्न हमारे रीट के एग्जाम में बन जाएंगे। तो देखिए मित्रों, अगर हम मान लिया तो हार है, नहीं तो जीत है। हमको माननी नहीं है हार, हमको क्या करना है, अपनी जीत करवानी है। इसलिए हम लगातार और बिल्कुल अनवरत हम प्रयास करते रहेंगे। ये देखिए, पहला जो हमारा इसमें से प्रश्न है उसको देखिए। संस्कृत शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम अस्ति। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत पहला भाषा कौशल क्या है? पहला भाषा कौशल क्या है? श्रवण। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है सर्वाणी, जैसे रचनात्मकता भी है, सृजनात्मकता भी है और ज्ञानात्मकता भी है। ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीतो प्रधानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या प्रधानता है? सैद्धांतिक शिक्षा। ऐसे ही संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य रीति विद्यते। संस्कृत व्याकरण की रीति है आगम निगमन रीति। कौन सी है? आगम और निगमन रीति। ऐसे ही नेक्स्ट है अपनी मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग है भवती। मॉन्टेसरी जो विधि है उसका प्रयोग क्या हुआ था? लेखन शिक्षण में हुआ था। भाषाधिगमस्य अवयव कति। भाषा अधिगम के कितने अवयव हैं? 4। व्याकरण शिक्षणस्य सूत्र विधे रपरमे नाम किम। व्याकरण शिक्षण में सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है? कंठस्थीकरण विधि। क्या नाम है इसका? कंठस्थीकरण। ये अपन ने पढ़ा था, व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ी थी, तब अपन ने अंडरलाइन भी किया था। तो क्या था इसका? कंठस्थीकरण विधि में। ठीक है। गद्य शिक्षण विधि नामस्ति दंडान्वय विधि। गद्य शिक्षण को हम दंडान्वय कहते हैं। ठीक है। और संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधे प्रयोग कै कृतवान। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसने किया था? बीपी बोकेल महोदय ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ में। ये देखिए मित्रों, थोड़ा सा एक बार हम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेंगे और इनको यदि हम रिपीट कर लेंगे तो हमको बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसके आंसर्स आएंगे। ये देखिए, पंचदिविधि कस्य सिद्धांत नाम धारेण प्रस्तुता। किसका नाम होगा इसमें? रामकृष्ण भंडाकर भी नहीं है इसमें, प्रोफेसर लिंडसे भी नहीं है, प्रोफेसर हर्बर्ट है इसमें। कौन है? प्रोफेसर हर्बर्ट है ना। अब नेक्स्ट है विन्यास प्रेरणा कौशलस्य अपरम नाम किम। विन्यास प्रेरणा कौशल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, प्रश्नोत्तर कौशल नहीं है, अन्वेक्षण प्रधान कौशल नहीं है, शामपट्ट नहीं है, इसमें है प्रस्तावना। ठीक है। विन्यास प्रेरणा कौशल की भाई किसी भी चीज़ को हम उसके बिल्कुल हम उसके टॉपिक पर आते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं? हम उसकी प्रस्तावना रखते हैं। प्रस्तावना रखने के लिए हम उसमें बहुत सारी बातों को उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही कक्षा शिक्षण प्रणतत्वम अस्ति। कक्षा शिक्षण का प्राण कौन होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं हमेशा। कौन होते हैं कक्षा शिक्षण के अंतर्गत? उनके प्राण कौन होते हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न जो होते हैं वे इनके प्राण तत्व होते हैं। ठीक है। ऐसे ही मौखिक संप्रेक्षण अपरम नाम किम। मौखिक संप्रेक्षण का दूसरा नाम क्या है? शाब्दिक संप्रेक्षण। दूसरा नाम क्या है? शाब्दिक संप्रेक्षण। इसी तरह से अवधनस्य शिक्षणया प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। अवधनस्य जो शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास नहीं है, सामाजिक नागरिकता विकास नहीं है, सामाजिक संप्रेरणा नहीं है, इसमें है दंडान्वय। ठीक है। ठीक है, दंडानम इसका नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत काव्य शिक्षणे अधिक महत्वम वर्धते। संस्कृत काव्य शिक्षण का अधिक महत्व है। संस्कृत काव्य शिक्षणे अधिक महत्वम वर्धते सस्वर वाचनस्य। क्या है इसमें? सस्वर वाचनस्य। पहला वाला ही है इसका आंसर, सस्वर वाचन। ऐसे ही भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शुद्ध उच्चारण। बेसिक शिक्षण संस्थापक, बेसिक शिक्षण संस्थापक कौन हुए हैं? हमारे महात्मा गांधी महोदय। बेसिक शिक्षण किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। व्याकरणस्य प्रमुख कार्यमस्ति। व्याकरण के प्रमुख कार्य क्या है? समाजस्य स्थापना नहीं। धर्मस्य प्रधानता नहीं। भाषा विश्लेषण और अर्थ, इसमें क्या है? व्याकरण क्या है? भाषा का विश्लेषण करता है। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण का प्रमुख जो कार्य है वो क्या है? भाषा का विश्लेषण करना। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत प्राण तत्वम अस्ति। संस्कृत के जो प्राण तत्व हैं वह कौन है? अनुवाद है, संधि है, समास है, व्याकरण है। क्या है इनके प्रमुख प्राण तत्व, कौन होंगे? अब देखिए भाषा के प्रमुख प्राण तत्व कौन कौन होंगे? भाषा के प्रमुख प्राण तत्व, भाषा के प्रमुख प्राण तत्व संस्कृत भाषा के प्रमुख प्राण तत्वम अस्ति। क्या होंगे प्रमुख प्राण तत्व? व्याकरण। कौन होगा? व्याकरण इनके प्रमुख प्राण तत्व होंगे। ये देखिए, ये व्याकरण ले, है ना। ऐसे ही गद्य कौशलस्य वैशिष्ट्यम। गद्य कौशल का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? समास बहुलता। ठीक है, संधि प्रयोग सही है, विभक्ति भी से उपयुक्त सभी, इसमें सभी आंसर आ जाएगा। गद्य शैली के अंतर्गत कौन होंगे? उपयुक्त सभी। देखो जैसे जो इसमें मेन रूप से जो प्रयुक्त होता है वो इसमें समासों की बहुलता होती है, तो हम इसमें क्या करेंगे आंसर में? समासों की बहुल्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है पद्य शिक्षणे सर्वोत्तम कृष्टा प्रणाली वर्धते। पद्य शिक्षण की सर्वोत्तम जो प्रणाली है वो कौन सी है? पद्य शिक्षण की जो सर्वोत्तम प्रणाली है वह है खंडान्वय विधि। कौन सी है? खंडान्वय विधि। ऐसे ही नाट्य शास्त्र पंचम वेदा कति उक्तम। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा था? भरत मुनि ने। किसने कहा था? भरत मुनि ने। ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? भरत मुनि ने। ऐसे किंडरगार्टन पद्धति वर्धते। किसने है किंडरगार्टन? किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा दी है? फ्रोबेल के द्वारा। ठीक है, मास्टर फ्रोबेल के द्वारा दी है। और इसी तरह से पाठ योजना अभिभाव है, पाठ योजना आविर्भाव भवती। पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ है? पाठ योजना, जो हमारी पाठ योजना है उसका आविर्भाव कहाँ से हुआ है? पाठ योजना आविर्भाव भवती। पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ है? गेस्टेल्टा मनोविज्ञान। गेस्टेल्टा मनोविज्ञान कहाँ से हुआ है? गेस्टेल्टा मनोविज्ञान। गेस्टेल्टा मनोविज्ञान। गेस्टेल्टा मनोविज्ञान। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या क्या है? संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? इसकी प्रमुख समस्या है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। इसकी क्या समस्या है? दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। विश्वविद्यालय से आयोग अध्यक्ष इति। विश्वविद्यालय के आयोग अध्यक्ष इति क्या है? राधा कृष्ण महोदय। राधा कृष्ण महोदय। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट है पतंजलि महोदय प्रवर्तक है अस्ति। पतंजलि महोदय ने कौन सी पद्धति के में भावग्रहणम, व्यवहार ज्ञानम संपादनम और विज्ञान आविर्वादनम। ठीक है, उपरोक्त सर्वम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम भवेत है। पाठ्यक्रम क्या है? क्रिया प्रधान होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? क्रिया प्रधान होता है। ठीक है,
ऐसे ही शिक्षण भवेते, शिक्षण क्या है? सरलता और कठिनम। ऐसे ही संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति समयापन्नम। ऐसे ही प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रादुर्भाव अभवत है 1868 में। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है वह है विद्यालय प्रमुख शिक्षणस्योपकरणम आवश्यकम अस्ति। इसमें क्या होगा? श्याम फलक। क्या हो जाएगा? श्याम फलक। ऐसे ही संस्कृत भाषा शिक्षण उत्तम विधि था। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय को स्पष्ट करने के लिए गुरु किस विधि का सहारा लेते थे? भाषण विधि का। व्याकरण अनुवाद विधि किस शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई थी? लॉर्ड मैकाले। भारत के पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक थे डॉक्टर वेस्ट। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं निर्बाध विधि। व्याकरण भाषा का होता है शासक। प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम प्रणाली है अव्याकृति प्रणाली। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर संस्कृत की प्रणाली क्या होगी? आगम और निगमन। मतलब पहले क्या देंगे? उदाहरण देंगे, उदाहरण के द्वारा हम उसको समझाएंगे। तो यही आगम और निगमन प्रणाली है, यही प्रणाली आगमन और निगमन प्रणाली है। ऐसे ही नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है, या न्यूनाधिक है या कम है? तो इसमें क्या होगा? है। व्याकरण की आवश्यकता है। ऐसे ही व्याकरण है एक साधन है, ठीक है। ऐसे ही हर्बटीय विधि के कितने पदों पर शिक्षण का विधान
किया गया है। 5 पर व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या है? भाषा का विश्लेषण करना। व्याकरण की नवीनतम विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। इसमें प्राचीन विधि है परायण विधि, जैसे पाठ्य पुस्तक विधि नवीन विधि है ना। संरचनात्मक विधि भी नवीन है और पर्यवेक्षण विधि भी नवीन है। तो इस तरह से यहाँ पर परायण विधि है वो क्या है? सबसे प्राचीनतम विधि है। संग्रंथन विधि है। संग्रंथन विधि क्या होगी? संग्रंथन विधि होगी नवीन विधि। ऐसे ही भाषा संसर्ग विधि है प्राचीन विधि। संस्कृत भाषा का प्राण कौन है? व्याकरण। ऐसे ही संस्कृत भाषा की शब्द रचना में महत्व है, एक तो है स्वर एवं लाभ। और इसी प्रकार से संस्कृत भाषा के अध्याय में प्राच्य साहित्य का ज्ञान होता है। ठीक इसी तरह से पाणिनि की प्रमुख व्याकरणिक रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? पत्रात वृक्षात पत्रम पतति से अलग होना में पंचमी विभक्ति होती है ना। ये अपन ने विभक्तियों का जब अध्ययन किया था तब हमने पढ़ा था। गद्य। ऐसे ही संस्कृत गद्य का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है तैत्तिरीय संहिता में। अर्थवेद का छठा भाग है गद्यात्मक। ऐसी आरण्यकों में बहुलता है गद्य की। और वैदिक आख्यानों में साहित्य का रूप मिलता है वो भी गद्य। गद्य और गद्य पद की व्युत्पत्ति संस्कृत की गद्य पद की व्युक्ति जो है वह संस्कृत की कौन सी? गद्य पद की जो व्युक्ति है वह संस्कृत की कौन सी? गद्य पद की जो व्युक्ति है वह हमारे यहाँ पर संस्कृत की गद्य पद की व्युत्पत्ति संस्कृत की धातु से हुई है, गद्य धातु से। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए, कवियों की कसौटी कहा गया है गद्य को। कादंबरी संस्कृत की किस विधा का ग्रंथ है? गद्य का। संस्कृत गद्य के कवि नहीं है कालिदास। 10 कुमार चरित्र ग्रंथ लिखा हुआ है दंडी का। और अभिनव कादंबरी के रचयिता हैं अहोखिल नरसिंह। ऐसे ही आधुनिक संस्कृत महिला गद्यकारों में प्रसिद्ध है पंडिता क्षमाराव। और गद्य शैली की विशेषता है समास की बहुलता, है ना। इसमें समास की बहुलता होगी, ठीक है। ऐसे ही कथन विधि का दूसरा नाम क्या है? अनुवाद विधि। कथन विधि का दूसरा नाम क्या है? अनुवाद विधि बोलते हैं कथन विधि को हम। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है वह है कथन विधि को हम अनुवाद विधि कहेंगे। और इसी प्रकार से गद्य शिक्षण में कौन सी प्रणाली सर्वाधिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है? खंडान्वय विधि। ऐसे ही साहित्य की कौन सी विधि हृदय को अधिक स्पर्श करती है? पद्य विधि। और गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है प्रसंग। गद्य शिक्षण की विधि प्रसंग नहीं है, दंडान्वय, खंडान्वय और भाष्य तीनों है, ठीक है। इसी तरह से अर्थबोध विधि भी कहते हैं, इसे हम अर्थबोध विधि भी कहते हैं, वो है परंपरागत विधि। और व्याख्या प्रणाली के अध्यापक का ध्यान रखता है वह है भावार्थ पर, है ना। इसी तरह से दंडान्वय प्रणाली किस स्तर के लिए उपयोगी है? दंडान्वय प्रणाली प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसी तरह से व्यास प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? भाष्य। गद्य शिक्षण की विधियों में मानी गई है भाष्य। रूपक के भेद होते हैं 10। दृश्य काव्य में गिना गया है, दृश्य काव्य में नाटक को गिना गया है। ऐसे ही काव्य और गद्य के बीच की विधा नाटक है। और संस्कृत साहित्य के प्रमुख भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा है संस्कृत साहित्य को, प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। और इसी प्रकार से हमारा ये जो आज का शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो और हमारे बाकी हैं अभी वह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप अपने मित्रों के साथ भी बांटें। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मित्रों, मन में कभी भी यह नहीं लाना चाहिए। अब मुझे पता है कि आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है उसके अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जितना भी आपको जो भी अध्ययन सामग्री दी जा रही है वो काम की तो बहुत है आपके, लेकिन आपको जिस तरह से और जैसे आपके जो चैनल्स हैं जिनमें आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छी चीज़ों को उपयोग करते हुए जैसे आपको पढ़ाया जाता है,
स्मार्ट बोर्ड वगैरह का उपयोग करते हुए जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको समझाया जा रहा है। आप इसको ध्यानपूर्वक 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये बिल्कुल आपसे वादा करती हूँ कि आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए मित्रों, कभी भी अपने मन में कोई नेगेटिव बात नहीं लानी चाहिए। ईश्वर की कृपा ऐसी होती है कि जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाता है। कभी आप अपने मन में यह मत लाइए कि मेरा यह कार्य नहीं होगा। आप अपने आसपास का जो आपके जो सराउंड है, आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, उसको पॉजिटिव बनाइए। और यदि आपका वातावरण, आपके चारों तरफ यदि पॉजिटिव वातावरण होगा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने के लिए, और कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। आप ये कहिए कि चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अपने मन में हमेशा ये रखिए कि नहीं मेरा होगा। क्यों? क्योंकि अब तक जो आपने जो शिक्षण किया है, अब तक जो आपने अध्ययन किया है, क्या वो बिल्कुल ही निरर्थक ही थोड़ी जाता है? जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वह हमें निश्चित रूप से याद रहता है। इसलिए मित्रों, अपने आप पर भरोसा रखो, हौसला रखो। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।